हेलो। मेरा नाम है गौरव और आज हम लोग 10th के सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स को समझेंगे। तो पॉलिनोमियल शुरू करने के पहले ना अलजेब्रा के कुछ बेसिक्स को समझते हैं ना कि क्या होता है अलजेब्रा और इससे एसोसिएटेड टर्म्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं। इसमें पहला हमारा कांस्टेंट्स। कांस्टेंट नाम से ही पता चल रहा है कि वो चीज़ जो फिक्स्ड हो, है ना, जो वैल्यू वेरी नहीं कर रही, ऐसी किसी चीज़ को हम कांस्टेंट बोलेंगे। तो मैथ्स में ऐसा क्या है जो फिक्स्ड है? वैल्यू। वैल्यू बोले तो नंबर, 1 हो गया, 2 हो गया, 1/2 हो गया, 0.1 हो गया, मतलब जो भी है ये फिक्स्ड है, ये किसी न किसी चीज़ के बारे में बताता है, तो आपको वो चीज़ समझ में आ जाती है, आप आइडेंटिफाई कर पाते हो कि हाँ व्हाट इट इज़। वेरिएबल, मैं मैथ्स में बात करता हूँ जब भी कि मैं सपोज किसी चीज़, एक सपोज क्लास है और वहाँ पे मुझे नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ बच्चे हैं, तो मैं उसको एक रैंडम वेरिएबल से, एक रैंडम किसी चीज़ से डिनोट करता हूँ, रिप्रेजेंट करता हूँ। फॉर एग्जांपल कि x इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दैट क्लास, y इज़ द क्वांटिटी दैट इज़ स्टोर्ड इन अ बॉक्स, मतलब कुछ भी। अगर उसके बारे में सर्टेनिटी मेरे को नहीं है, मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, तो उसको दिखाने का जो तरीका है दैट इज़ बाय यूजिंग वेरिएबल। और वेरिएबल नाम से भी पता चल रहा है, दैट इज़ वेरी प्लस एबल, जो वेरी करने के एबल हो, लायक हो, चेंज होने के लायक हो, है ना। और उसका जनरल रिप्रेजेंटेशन किससे डिनोट करते हैं? जनरली हम अल्फ़ाबेट से दिखाते हैं, एक्स वाई ए बी सी। आप किसी और चीज़ से भी दिखा सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अल्फ़ाबेट से दिखा सकते हो। एंगल्स के केस में हम थीटा का इस्तेमाल करते हैं। आप आगे पढ़ोगे तो अल्फ़ा और बीटा का इस्तेमाल किया जाएगा, ग्रीक सिंबल्स होते हैं। अलग अलग तरह की चीज़ें, मतलब नंबर से दिखा नहीं रहे, क्योंकि नंबर जब मैं 1 बोल रहा हूँ तो वो एक सर्टेनिटी को दिखा रहा है, 2 बोल रहा हूँ तो एक सर्टेनिटी को दिखा रहा है ना। जब वो चीज़ सर्टेन नहीं है मेरे पास बट फिर भी मेरे को उसको दिखाने का है, यूज़ करना है, तो उस केस में जो चीज़ मैं यूज़ करता हूँ दैट इज़ वेरिएबल। आई होप दैट इज़ क्लियर। द थर्ड वन इज टर्म, है ना। टर्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका क्लैरिटी बहुत अच्छे से होना चाहिए। अगर आपको टर्म समझ में आ गया ना तो आप लगभग बहुत सारी चीज़ें समझ पाओगे अलजेब्रा की। टर्म इज़ बेसिकली कॉम्बिनेशन, है ना। मैं टर्म्स के बारे में लिखता हूँ। तो टर्म इज़ बेसिकली ए कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? कॉम्बिनेशन ऑफ दो चीज़ें जो हमने इससे पहले पढ़ी, कांस्टेंट और वेरिएबल। ध्यान से सुनना, क्या है? कॉम्बिनेशन है किसका? कांस्टेंट और वेरिएबल का, या तो एक दूसरे के साथ या तो खुद से, है ना। और कॉम्बाइन कंबाइन आप कैसे करते हो? मैथ्स में कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है? मैथ्स में कॉम्बिनेशन का मतलब है यूजिंग द मैथमेटिकल ऑपरेटर्स विच इज़ प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो इन चारों में से किसी का इस्तेमाल करके आप कांस्टेंट और वेरिएबल को कंबाइन कर रहे हो एक दूसरे के साथ या खुद से आपस में, तो उससे जो चीज़ आपके सामने बन के आ रही है ना दैट इज टर्म। फॉर एग्जांपल कि एक कांस्टेंट में ले रहा हूँ 2 और एक वेरिएबल ले ले रहा हूँ मैं x, ठीक है ना। तो यू कैन आई फॉर्म इट लाइक दिस, x+2, x-2, x/2, x/2, ठीक है। तो इन तरीक़ों से हमने क्या किया? कंबाइन किया किसको? वेरिएबल और कांस्टेंट को। मैं वेरिएबल को भी कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल x+y, x-y, x/y, x/y, ठीक है। ठीक है, ये सारा कॉम्बिनेशन है किसका? कांस्टेंट और वेरिएबल का। पहले केस में कांस्टेंट वेरिएबल का, दूसरे केस में वेरिएबल और वेरिएबल का। कांस्टेंट और कांस्टेंट को कंबाइन करेंगे तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, ऐड ऑन हो जाएगा, है ना। 2+2 दैट विल बी 4, 3+2 दैट विल बी 5, मतलब वो तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसको मैं दिखा नहीं रहा हूँ। बाकी अलजेब्रा में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अलजेब्रा में वो पोर्शंस हम स्टडी नहीं करते, अलजेब्रा में उसको नहीं रखा जाता जहाँ पे डिनोमिनेटर में वेरिएबल है ना। डिनोमिनेटर में वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल 1/x, है ना, विथ पॉजिटिव पावर ऑफ कोर्स। ऐसा नहीं कि आप बोल दोगे कि 1/x की पावर -2 रख देते हैं, तो ये तो फिर सिंप्लीफाई होकर x² हो जाएगा, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ये चलेगा, बट ये नहीं चलेगा।
ठीक है ना। तो अब हम अलजेब्रा में किसको पढ़ते हैं? अलजेब्रा में हम वेरिएबल के डिनोमिनेटर में होने का स्टडी नहीं करते, मतलब उसको हम अलजेब्रा में कंसिडर नहीं करते। कमिंग बैक टू द टर्म्स, तो टर्म्स क्या है? टर्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आइदर वेरिएबल एंड वेरिएबल और वेरिएबल एंड कांस्टेंट, और कांस्टेंट एंड कांस्टेंट आप कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट का एक दूसरे के साथ आपस में होने वाला कॉम्बिनेशन क्या टर्म फॉर्म करता है। अच्छा, इसमें जो पहला दो केस है जिसमें हमने प्लस और माइनस का इस्तेमाल करके टर्म्स को फॉर्म किया है, तो यहाँ पे जो टर्म्स बनती हैं दे फॉर्म अ सेपरेट टर्म। क्या फॉर्म करता है ये? सेपरेट टर्म। कब? जब हम प्लस और माइनस का इस्तेमाल करके टर्म्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं ना, तो उस केस में जो टर्म्स बनेंगी दोज आर सेपरेट टर्म्स, ये अलग अलग। जैसे x+2 में x एक टर्म हो गया, 2 एक टर्म हो गया। x खुद में एक वेरिएबल है, 2 खुद में एक कांस्टेंट है, बट वो इटसेल्फ इज अ टर्म एज वेल, है ना, वो खुद में एक टर्म भी है। उसके बाद जो हमारा ये दो नीचे वाला पोर्शन बच गया, यानी कि x×2 और x/2 और ये वाला, इसकी मैं बात नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि पता ही है यहाँ पे y जो है वेरिएबल वो डिनोमिनेटर में आ रहा है और वो अलजेब्रा का पार्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का विद इन द बाउंड्री ऑफ अलजेब्रा इस्तेमाल करेंगे टर्म्स को फॉर्म करने के लिए, तो उस केस में जो टर्म्स बनेगी वो सिंगल टर्म होगी, सेपरेट टर्म नहीं होगी, है ना। आप चाहे 15 चीज़ों का इस्तेमाल कर लो, 20 का कर लो, 100 का कर लो, सबको मल्टीप्लाई कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल a×b×c×d करके आप फॉर्म करते चले जा रहे हो, वो फिर भी एक ही टर्म होगा। तो जब तक हम कंबाइन कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का इस्तेमाल करके, तो उस केस में जो हमारे सामने टर्म बनेगी दैट विल बी सिंगल टर्म, दैट विल बी नॉट अ सेपरेट टर्म, वो सेपरेट टर्म नहीं होगा। आई होप दैट इज क्लियर। चलो, तो अब आगे बढ़ते हैं। लेट मी जस्ट क्लियर इट आउट। द नेक्स्ट वन इज एक्सप्रेशन, है ना। एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन वो नहीं जो आप देते हो, है ना, हैप्पी एक्सप्रेशन, सैड एक्सप्रेशन, वो वाला नहीं, बट उसी से रिलेटेड है। आपके फेशियल एक्सप्रेशन जो होते हैं वो क्या करते हैं? किसी न किसी चीज़ के बारे में एक बताते हैं, बेसिकली एक्सप्रेस करते हैं। मैथ्स में जो हमारा पॉलिनोमियल्स के अंदर या अलजेब्रा के अंदर जो एक्सप्रेशन है उसका भी काम वही, वो एक चीज़ को दिखाने वाला है कि हाँ ये है क्या। अब उससे पहले कि एक्सप्रेशन बनता कैसे, जिस तरीके से टर्म बनता था विद द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, उसी तरीके से एक्सप्रेशन बनता है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स। जैसे एक टर्म हो गया एक्स वाई, एक टर्म मान लेते हैं एक्स स्क्वायर, एक मान लिया -3x, एक मान लिया खुद में कांस्टेंट टर्म 2, इन सबको कंबाइन कर दिया तो ये हमारा क्या बन गया? एक्सप्रेशन। आई होप दैट इज क्लियर। सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो एक्सप्रेशन क्या है? एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स। अब इसको आप देख के एक आइडिया लगाओगे कि हाँ ये किस तरह का एक्सप्रेशन है, इसका हम क्या करने वाले हैं, दैट इज अ सेकेंडरी थिंग। बट व्हाट इज एक्सप्रेशन? तो एक्सप्रेशन इज सिंपली कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स। अच्छा, जब इस एक्सप्रेशन को, वन सेकेंड, जब इस एक्सप्रेशन को किसी चीज़ के इक्वल कर दिया जाए, किसी भी चीज़ के, यहाँ 17 लगा देता हूँ या +5 या 2x लगा देता हूँ, है ना, विथ द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस इक्वल टू, बस ये इक्वल टू का साइन लगाने मात्र से ये पूरी चीज़
ना। ये पूरी चीज़ हमारी क्या बन गई, ये बन गई इक्वेशन। तो व्हेन एन एक्सप्रेशन इज इक्वेटेड टू समथिंग, जब एक एक्सप्रेशन को आप किसी चीज़ के बराबर लेके जाते हो ना, तो दैट फॉर्म्स यू, दैट गिव्स एन इक्वेशन। सिंपल, ये बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। The next is power. पावर, पावर को बताने के पहले एक एक्सप्रेशन में, इक्वेशन में लिख लेता हूँ। सपोज 7x² माइनस 5x सेकेंड 5xy माइनस xyz प्लस 3x³ माइनस 4abcd इज इक्वल टू 0 लगा देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास टोटल कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 और 5 टर्म्स, 5 है तो क्लियर है। एक एक छोटी सी चीज़ और, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म आप जानते हो। लाइक मतलब एक जैसे, बिल्कुल सेम टू सेम, है ना, जैसा पहला वाला वैसे ही दूसरा वाला या तीसरा वाला, जो भी दो टर्म्स बिल्कुल सेम होने चाहिए। सेम ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वेरिएबल, तो मैं उसको सिंप्लीफाई करके ही लिखूंगा। ऐसा नहीं कि 7x² यहाँ पे लिख रखा है ना, तो इसको 2x² अलग और 5x² अलग लिखा होता, तो भी मैं उसको सिंप्लीफाई करके 7x² बनाता और उसके बाद बात करता कि क्या करना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेने के बाद हमारे सामने 5 टर्म्स यहाँ पे बच गए। अब यहाँ पे 5 टर्म है, तो मैं इसको, इस पावर को ना दो दो हिस्सों में बांट के बता रहा हूँ कि कैसे इसको आपको देखना है। अभी मैं जो बता रहा हूँ दैट इज़ पावर ऑफ टर्म। आपको टर्म्स की पावर को देखना और समझना है ना, और उस टर्म में भी जो वेरिएबल है उसके बेसिस पे। तो पहले टर्म में वेरिएबल कौन है, केवल x, तो उसका पावर क्या है, पावर ऑफ कोर्स आप जानते होंगे, जो उसके सर पे लिखा है बेसिकली, दैट इज द पावर। तो पावर ऑफ x इज 2 इन दिस केस। यहाँ पे x का पावर है क्या, नहीं है। y का पावर है क्या, अच्छा सॉरी, यहाँ पे x की पावर है ना, 1 है। पावर ऑफ x इज 1, पावर ऑफ y इज ऑल्सो 1। यहाँ पे कौन कौन सा वेरिएबल है, x है, y है और z है, ठीक है। इधर x का पावर कितना है, 3 है, और इसके अलावा कोई और वेरिएबल नहीं है उस टर्म में। यहाँ पे कौन कौन सा वेरिएबल है, a है, उसका भी पावर 1, b है, उसका भी पावर 1, c है, उसका भी पावर 1, और d है, उसका भी पावर 1। तो यहाँ पे टोटल मेरे पास 5 टर्म्स थे। पांचों टर्म्स में आने वाले जो भी वेरिएबल हैं उनके करस्पॉन्डिंग उनकी पावर्स मैंने लिख दी है। अब इस टर्म की पावर की बात करते हैं। टर्म की पावर मतलब कि उस टर्म में जो भी वेरिएबल है उन सब वेरिएबल्स की पावर को जोड़ने के बाद जो वैल्यू आती है, दैट इज़ द पावर ऑफ टर्म। यहाँ पे केवल एक ही वेरिएबल है, x है, उसकी पावर 2 है, तो टर्म की पावर 2 हो जाएगी। यहाँ पे टर्म की पावर 1 + 1 2 हो जाएगी। यहाँ पे कितनी हो जाएगी भाई, 3 हो जाएगी। यहाँ पे भी 3 हो जाएगी, और यहाँ पे 4 हो जाएगी। पावर ऑफ टर्म इज 4। आई होप दैट इज क्लियर। तो पावर में मैंने दो चीज़ें बताई, पावर ऑफ द वेरिएबल एंड पावर ऑफ द
टर्म। पावर ऑफ द वेरिएबल मतलब आप पहले तो देख लो, आइडेंटिफाई करो कि कितने टर्म्स हैं, उन टर्म्स में इंडिविजुअली देखो कि कितने वेरिएबल्स हैं और उन वेरिएबल्स की क्या क्या पावर है, उसको नोट डाउन करो, उसको ऑब्जर्व करो, और फिर उस टर्म में जितने भी पावर्स हैं वेरिएबल की, उन सबको सम करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो उस पर्टिकुलर टर्म की पावर हो जाएगी। है ना, कि जैसे 7x² में उसकी पावर 2 हो गई, जो 5xy वाला जो टर्म है उसकी पावर कितनी हो गई, 2 हो गई, XYZ वाला जो टर्म है उसकी पावर कितनी होगी, 3 हो गई। है ना, x³ वाले टर्म की पावर कितनी होगी, 3, ABCD वाले टर्म की पावर कितनी होगी, 4। So this is how you understand the power of variables in a term and power of the term itself as well. नेक्स्ट पोर्शन है डिग्री। डिग्री भी इसी से रिलेटेड है। अब जैसे यहाँ पे पावर ऑफ टर्म को मैं हाईलाइट करूँ तो पावर ऑफ टर्म हो गया 2, 2, 3, 3 एंड 4। ये सारे पावर ऑफ टर्म्स। इनमें हाईएस्ट पावर कौन है, हाईएस्ट वैल्यू कौन है, 4। तो जो हाईएस्ट वैल्यू होगी ना वो डिग्री कहलाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये 2 क्या था, यहाँ पे ये 2 क्या था, यहाँ पे 2 था पावर ऑफ द टर्म x² या 7x²। ये वाला 2 क्या था, पावर ऑफ द टर्म -5xy। ये 3 क्या था, पावर ऑफ द टर्म -xyz। ये वाला 3 क्या था, पावर ऑफ द टर्म 3x³। ये क्या था, पावर ऑफ द टर्म -4abcd। तो ये इंडिविजुअल पावर जो हो रहे हैं वो टर्म्स के इंडिविजुअल हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप डिग्री की बात करोगे ना कि दिस डिग्री इज़ 4, तो ये सीधा सीधा आपका किसी टर्म के बारे में नहीं बताता, ये पूरे एक्सप्रेशन या इक्वेशन के बारे में बताता है। हमारे सामने यहाँ पे इक्वेशन लिख रखा है, तो दिस डिग्री 4 इज़ द डिग्री ऑफ द इक्वेशन। जो भी इक्वेशन आपने ऊपर में लिख रखा है उसके बारे में बता रहा है। तो डिग्री इज ऑलवेज ऑफ इक्वेशन और एक्सप्रेशन। है ना, पावर पूरे एक्सप्रेशन या इक्वेशन का नहीं होता, पावर टर्म्स का होता है, वेरिएबल का होता है। आप ऐसा सुनोगे नहीं कि दिस इज पावर ऑफ द टर्म, बट या दिस इज हाउ इट गोज। आप उसको इस तरीके से करके समझ सकते हो। एक सेकेंड ना। सो दिस इज द डिग्री। नेक्स्ट इज कोफिशिएंट। वन सेकेंड ना। कोफिशिएंट, तो व्हेन आई राइट 7x² minus 3xy plus 13xyz minus 12x² y, तो जब भी आप एक्सप्रेशन लिखते हो या इक्वेशन लिखते हो तो उसमें जो भी टर्म्स आ रहे हैं ना, तो उन टर्म्स के साथ जो भी कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लिकेशन में है, जो भी कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लिकेशन में है, ध्यान से सुनना। ये x² का टर्म है, इसमें 7 क्या है, x² के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो 7 इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। ये xy का टर्म है, इसमें इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में -3 है। ऐसा नहीं कि केवल 3 बोल दो, -3 है। तो कोफिशिएंट ऑलवेज कम्स विद साइन, अपना सिग्नेचर लेके चलता है। XYZ के टर्म में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, +13, तो 13 इज द कोफिशिएंट ऑफ XYZ। सिमिलरली -12 इज द कोफिशिएंट ऑफ x² y। मैंने अभी कोफिशिएंट के टाइम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोली कि जो भी टर्म है उसमें जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैं दे दूँ 1/2xy, तो यहाँ पे xy के साथ 1 मल्टीप्लाई में है और 2 डिवाइड में है, तो ऐसा नहीं कि 1 इसका कोफिशिएंट होगा। आप इसके अलावा यहाँ पे जो भी कांस्टेंट है, यानी कि ये पूरी चीज़ जो मल्टीप्लाई में आ रही है उसके साथ, दिस इज द कोफिशिएंट।
तो 1/2 विल बी द कोफिशिएंट। ये यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि डिवाइड के फॉर्म में आ गया तो वी आर गेटिंग कंफ्यूज, नो, इट शुड नॉट बी देयर, है ना। 3/4 एक्स स्क्वायर वाई, तो एक्स स्क्वायर वाई का कोफिशिएंट क्या हो गया? 3/4, सिंपल। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज द टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन, है ना। एक्सप्रेशन समझ में आ गया क्या होता है, इक्वेशन समझ में आ गया क्या होता है। अब हम ये समझेंगे कि कितने तरह के एक्सप्रेशन या इक्वेशन हो सकते हैं या होते हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। तो आप पहले तो किसी चीज़ को कैटेगराइज करते हो तो किसी न किसी बेसिस पे कैटेगराइज करते हो। जैसे आप ही के घर में कितने तरह के इंसान है मैं पूछ लूँ तो आप क्या बोलोगे? 2 तरह के हैं, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, मेल एंड फीमेल। ऑन द बेसिस ऑफ एज ग्रुप बोल सकते हो आपके यहाँ बच्चे हैं, फिर थोड़े से यंग हैं और फिर थोड़े ओल्ड एज हैं, 3 कैटेगरी आ गई। उसी सेम घर के लोग अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। सेम गोज विद एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन, या किसी भी चीज़ की कैटेगराइजेशन करोगे ना तो बेसिस होना चाहिए कि हाँ किस आधार पे हम कर रहे हैं। तो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स, है ना, जो कि यहाँ पे लिखा गया है ना, ये बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स, कि कितने नंबर ऑफ टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ऊपर है। टर्म क्या होता है पता चल ही गया, और टर्म सेपरेट होंगी तभी उसको अलग अलग तरीके से काउंट करेंगे कि हाँ एक टर्म या 2 टर्म। मल्टीप्लिकेशन में होगी तो टर्म सेपरेट नहीं होगी। तो अगर केवल एक टर्म लिखा गया, फॉर एग्जांपल एक्स लिखा केवल, तो दिस इज अ मोनोमियल। मोनो मतलब वन होता है और मियल मतलब टर्म होता है। तो एक टर्म वाली चीज़ को बोलेंगे मोनोमियल और एक से ज़्यादा वाली को बोलेंगे पॉलिनोमियल। पॉली मतलब एक से ज़्यादा, मियल मतलब टर्म। पॉलीगन का नाम सुना होगा, पॉलीगन मतलब पॉली मतलब एक से ज़्यादा, और गॉन GON का मतलब होता है शेप, सॉरी साइड। तो एक से ज़्यादा साइड वाली को पॉलीगन बोलते हैं। उसी तरीके से मियल का मतलब टर्म होता है, तो पॉलिनोमियल मतलब एक से ज़्यादा टर्म वाली चीज़ को पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब उसमें स्पेशल कैटेगरी आ गई बाइनोमियल। बाई मतलब दो, तो 2 टर्म वाले को बाइनोमियल, 3 वाले को ट्राइनोमियल, 4 होंगे तो क्वाड्रिनोमियल, और इस तरीके से चलते चले जाएंगी चीज़ें। दूसरा है हमारा कैटेगरी उसका बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वेरिएबल, है ना। नंबर ऑफ वेरिएबल के ऊपर कितने वेरिएबल है, केवल एक वेरिएबल का इस्तेमाल किया है कि 2 का किया है कि 3 का किया है कि 4 का किया है, कितने वेरिएबल का किया है। फॉर एग्जांपल मैं एक मोनोमियल बना रहा हूँ लेकिन उसमें केवल एक्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, या एक्स वाई लिख रहा हूँ, या एक्स वाई जेड लिख रहा हूँ। ये तीनों के तीनों मोनोमियल है ना, क्योंकि टर्म सेपरेट नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि यहाँ पे एक्स है एक ही टर्म, एक ही वेरिएबल। यहाँ पे एक्स वाई है 2 वेरिएबल, लेकिन मल्टीप्लाई का इस्तेमाल किया है तो टर्म सेपरेट नहीं हो रही। यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, एक्स वाई और जेड, तीनों में मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल किया, इसलिए वहाँ पे भी टर्म सेपरेट नहीं हो रही। तो तीनों ही मोनोमियल है, लेकिन पहला वाला एक वेरिएबल वाला है, दूसरा 2 वेरिएबल वाला, और तीसरा 3 वेरिएबल वाला, है ना। द थर्ड वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री मैंने आपको बताया था अभी, क्या होता है डिग्री? तो हाईएस्ट पावर ऑफ द टर्म, है ना। एक एक एक्सप्रेशन लिखा है और उस एक्सप्रेशन में हर एक टर्म का अपना अपना पावर होगा, उसमें जो हाईएस्ट पावर होगा वो उस पूरे इक्वेशन का या एक्सप्रेशन का डिग्री बन जाएगा। तो उसी बेसिस पे अगर डिग्री 1 होगी तो ऐसे इक्वेशन या एक्सप्रेशन को लीनियर बोला जाएगा। अगर 2 होगी तो उसको क्वाड्रेटिक, 3 होगी तो क्यूबिक, 4 होगी तो क्वार्टिक। बाई क्वाड्रेटिक नहीं, क्वार्टिक। यहाँ पे लोग अक्सर गलतियाँ करते हैं कि 4 वाले को बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं, नहीं, वो क्वार्टिक। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी एक क्वार्टिक का स्पेशल केस है जिसमें सिर्फ इवन पावर्स होती हैं, ऐसा। मैंने सपोज एक 3 टर्म वाला यानी कि ट्राइनोमियल इक्वेशन लिखा, एक्स प्लस वाई प्लस 2, दिस इज लीनियर इक्वेशन, लीनियर एक्सप्रेशन, और इक्वल टू का साइन लगाते तो लीनियर इक्वेशन। मैं यहीं पे लिख रहा हूँ एक्स वाई प्लस वाई प्लस
2 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक हो गया। आप एक्स वाई का इस्तेमाल कर लो या एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0 का इस्तेमाल कर लो, आपका हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। आपका हर एक पावर 2 होने की ज़रूरत नहीं होती, हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, तब वो डिग्री 2 वाला हो जाएगा। हाईएस्ट पावर 3 होगी तो 3 डिग्री का हो जाएगा। जैसे आपको एक्स वाई जेड लिख लो या एक्स क्यूब लिख लो या वाई क्यूब लिख लो, डजेंट मैटर, हाईएस्ट क्या होना चाहिए, पावर 3, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। मेन इंपॉर्टेंट यही है हमारे लिए। तो ये एक क्यूबिक का, उसी तरीके से पावर 4 तो वो हो जाएगा क्वार्टिक। So this is how you categorize any expression or equation on the basis of either number of terms or number of variables or on the basis of degree। ठीक है ना। तो आपको आइडिया लग गया हो कि जब हम पॉलिनोमियल पढ़ते हैं तो उसमें हम किस तरीके से कौन से क्लासिफिकेशन के ऊपर उसको पढ़ते हैं। तभी आपके आगे फिर उसमें आपने नाम सुना होगा लीनियर पॉलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो उसका मतलब क्या हुआ, हम सेम एक्सप्रेशन या इक्वेशन को एक बार नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे क्लासीफाई कर रहे हैं और एक बार उसको ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री क्लासीफाई करके उसको हम देख रहे हैं और समझ रहे हैं, और तभी उसी के बेसिस पे हमारा आगे का पूरा कंसेप्ट डिपेंड करता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज इक्वेशंस इन जनरल फॉर्म एंड इट्स एग्जांपल। और ये हम जो भी पढ़ने वाले हैं ये वन वेरिएबल पढ़ रहे हैं, है ना, दो वेरिएबल या उससे ज़्यादा वेरिएबल हम उसको नहीं पढ़ रहे। जनरल फॉर्म, तो पहला है लीनियर। लीनियर का जनरल फॉर्म क्या होगा, है ना, हम जो भी वेरिएबल जो वन वेरिएबल का इस्तेमाल करने वाले हैं दैट इज एक्स, मैं मान लेता हूँ अभी के लिए, ठीक है। तो एक्स के अलावा कुछ और मैं मेंशन कर रहा हूँ वो उस टाइम पे एज अ कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा, दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ वेरिएबल, है ना। मैं लिख रहा हूँ एक्स, इससे ज़्यादा पावर का तो हो नहीं सकता, पावर 1 ही हो सकती, मैक्सिमम पावर इज़ 1, और हम वन वेरिएबल में पढ़ रहे हैं तो कोई और वेरिएबल भी इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ मैं, मैक्सिमम पावर इज़ 1। लेकिन इससे कम पावर का यानी कि 0 पावर का क्या हो सकता है, कांस्टेंट टर्म हो सकता है। तो मैं x प्लस 2 लिख लेता हूँ, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 में लगा देता हूँ, ठीक है। अब x के साथ आप कोई कोफिशिएंट लगा सकते हैं, लगाना चाहें तो, नहीं लगाना चाहते तो नहीं लगाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, अगर कुछ नहीं है तो। बाकी इसको मोजनल करने के लिए मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, चलो -3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। इसको मुझे जनरल फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा एनी कांस्टेंट with the variable and a constant term is equal to 0. This is linear equation in one variable. इक्वेशन क्यों, क्योंकि इक्वल टू का साइन है। लीनियर क्यों, क्योंकि केवल x का इस्तेमाल किया मैंने और a और b कांस्टेंट है, क्योंकि x के अलावा जो भी चीज़ें इस्तेमाल होगी वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट की जाएंगी, मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया। तो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक क्या होता है भाई, क्वाड्रेटिक होता है जिसकी पावर 2 होती है, पावर 2 आ गया, मैं पावर 1 भी लिख सकता हूँ, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, और पावर 0 भी लिख सकता हूँ, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका जनरल फॉर्म क्या बनेगा, कोई कोफिशिएंट 2 पावर वाले का, फिर इसके साथ एक 1 पावर वाला विथ कोफिशिएंट और एक कांस्टेंट। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन इट्स जनरल फॉर्म। सिमिलरली अगर क्यूबिक लिखना हो तो क्या लिखेंगे, क्योंकि हम वन वेरिएबल में बात कर रहे हैं इसलिए चीज़ें सिंपल चल रही है। कोफिशिएंट विथ 3 पावर, a coefficient with second power, a coefficient with 1 power and a constant term equal to 0.
तो ये तीनों चीज़ें क्या हैं? लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है ना, कि आपका कोई भी इक्वेशन होगा वो इसी की बेसिस पे आधारित होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एक सेकेंड, सेवन एक्स स्क्वायर माइनस 13x³ इज इक्वल टू -5। तो ये क्या है? आप इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लो, एक ही तरफ ले आओ। 7x² माइनस 13x³ प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसको रीअरेंज कर लो। सबसे पहले बड़े वाले टर्म को लिखो, तो -13x³ प्लस 7x² प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या है? क्योंकि हाईएस्ट पावर इसकी 3 है तो ये क्यूबिक आ गया। तो अगर मैं इससे कंपेयर करूँगा इस वाले से, तो ऐसे क्या मिलेगा? a इज़ द कोफिशिएंट विद द थर्ड पावर, तो यहाँ पे थर्ड पावर के साथ कोफिशिएंट क्या है? -13। b इज़ द कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड पावर, वो 7 है इस केस में। c इज़ द कोफिशिएंट विद वन पावर, फर्स्ट पावर कोई है ही नहीं यहाँ पे तो 0 हो गया। एंड d इज़ द कांस्टेंट टर्म, so that is 5. I hope that is clear. अब उसी के बेसिस पे आगे जो भी कैलकुलेशंस करना होगा, जो भी क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, जिस भी तरीके से आगे प्रोसीड करना होगा वो कर लेंगे। द नेक्स्ट टॉपिक इज जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सबसे पहले एक पॉलिनोमियल लिख देता हूँ। एक सिंपल स्टार्ट करते हैं लीनियर से, तो 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये क्या है? ये एक लीनियर इक्वेशन है। अब समझते हैं कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो या जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, एक से ज़्यादा होगा तो जीरोस, एक होगा तो जीरो। जीरो या जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है? तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल वेरिएबल की वैल्यू होती है। कौन से वेरिएबल की? जो हमारे सामने दिए गए इक्वेशन में आ रहा है। जैसे ये इक्वेशन है तो इसमें हमारा जो वेरिएबल है वो x है, तो वेरिएबल की वो वैल्यू जिसके लिए ये पूरा इक्वेशन ज़ीरो हो जाए। ये पूरी चीज़ ज़ीरो कहाँ होगी? इसको सॉल्व करके देख लो। x इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू -5, सो x इज इक्वल टू -5/3। मतलब ये वो वैल्यू है जिस जगह पे ये वाला पॉलिनोमियल हमारा ज़ीरो हो जाएगा। तो वेरिएबल की वो वैल्यू जहाँ पे पूरा पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाए उसे हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। मैं सिंपली लिख रहा हूँ x प्लस 2, ये पूरी चीज़ ज़ीरो कहाँ होगी? x इज इक्वल टू -2 पे। कैसे निकाला? इसी को इक्वल टू ज़ीरो कर दिया भाई, है ना। ये पूरी चीज़ जहाँ पे ज़ीरो होगी तो वहीं उसको ज़ीरो बराबर पुट करके चेक कर लेते हैं कि क्या हो रहा है वैल्यू। तो x इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू -2 इज द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x प्लस 2। x प्लस 2 वाले पॉलिनोमियल का जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होगा x इज इक्वल टू -2। आई होप दैट इज क्लियर, है ना। इसमें आपको पॉइंट में दे भी रखा है, इट इज़ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। ये क्या है? वेरिएबल की वैल्यू है। कौन से वेरिएबल की? जो इक्वेशन में इस्तेमाल हो रहा है। और ये करता क्या है? ये पूरे इक्वेशन को ज़ीरो कर देता है, पूरे एक्सप्रेशन को या इक्वेशन को ज़ीरो कर देता है। आपके पास फॉर एग्जांपल एक क्वाड्रेटिक आ गया, 3x² प्लस 5x प्लस 7। अब x की एक वैल्यू आ गई a, है ना, जहाँ पे ये पूरी चीज़ जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो a है, ये a इज़ द
जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर है? The next topic is relationship between the geometrical and algebraical meaning of the polynomial. सबसे पहले एक पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। एक सिंपल सा पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ ना, लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल 3x प्लस 2। ये एक एक्सप्रेशन, एक पॉलिनोमियल जो x में है, और वो पूरा इक्वेशन, पूरा एक्सप्रेशन किसी चीज़ दूसरे क्वांटिटी के बराबर है, वो हो गया y। आप ज़रूरी नहीं है कि y और x लेके चलो। मैं क्यों लेके चल रहा हूँ? क्योंकि हम ज्योमेट्रिकली इसको समझने वाले हैं, और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के लिए आप सबसे बेसिक सी चीज़ क्या इस्तेमाल करते हो? दो कोऑर्डिनेट्स, और वो कोऑर्डिनेट्स हम कॉमनली क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो क्योंकि रिलेट करना आसान हो, इसलिए मैं यहाँ पे दो वेरिएबल्स जो लेके चल रहा हूँ वो एक्स और वाई में ही इक्वेशन बना रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आप ए और बी में बनाओगे तो उससे कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, नहीं। आप फिजिक्स पढ़ते हो तो उसमें क्या करते हो? स्पीड टाइम ग्राफ बनाते हो, पोजीशन टाइम ग्राफ बनाते हो। तो वहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या दिखाते हो? टाइम दिखाते हो। वाई एक्सिस पे क्या दिखाते हो? पोजीशन या स्पीड या वेलोसिटी, डिपेंडिंग कि क्या करना है, किसको रिलेट करना है। तो वही काम यहाँ पे भी करना है। दो क्वांटिटी है, एक एक्स में और एक वाई में, जो एक साथ इकट्ठे बनकर एक इक्वेशन बना रही है, और उसी के बीच में बनने वाला जो रिलेशन है उसको हम ग्राफ पे देखेंगे तो वो उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग होगा। तो अगर मैं एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेता हूँ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है ना, ये वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस हो गया, एज वी ऑल नो, है ना। तो x के अलग अलग वैल्यूज़ के लिए आपको y की अलग अलग वैल्यूज़ मिलेगी। फॉर एग्जांपल x की वैल्यू अगर 0 है तो y 2 आ गया, कुछ यहाँ कहीं आएगा। x की वैल्यू 1 ले लेंगे तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी, कुछ इधर कहीं आएगा, है ना। ऐसे ही बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बनेगी। आप उन सबको जब कनेक्ट करोगे तो आप पाओगे कि एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। क्या बन रहा है? एक स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे नहीं दिख रहा है, बट ये स्ट्रेट लाइन हो, एक स्ट्रेट लाइन, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं? हम एक्स और वाई के बीच में जो इक्वेशन के थ्रू हम रिलेशन देख पा रहे हैं, उसका एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो है उसको हम समझ रहे हैं कि यहाँ पे वो क्या है। वो एक लाइन प्लॉट कर रहा है। एक क्वाड्रेटिक बनाओगे, फॉर एग्जांपल कि y इज इक्वल टू सपोज 4x² माइनस 5x प्लस 7, ऐसा कुछ बनाओगे तो उससे आपको दूसरे तरह का एक ग्राफ मिलेगा। वो ग्राफ जो मिलेगा वो पैराबोला कहा जाए, है ना। उसका शेप कुछ ऐसा होता है, वो इस तरीके का होता है ना, उसमें कर्व होता है बेसिकली, है ना। तो इसका जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होगा दैट विल बी पैराबोलिक। लीनियर के केस में जो चीज़ हमारे सामने आएगी दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। उसी तरीके से क्यूबिक का भी आप प्लॉट कर सकते हो। आपको क्या करना है? बस एक्स की वैल्यूज़ रखनी है और उसके अकॉर्डिंगली वाई के वैल्यूज़ निकल आएंगे, और उससे आप पॉइंट्स प्लॉट करते चले जाओगे, और उस पॉइंट्स को आप कनेक्ट करोगे तो पाओगे कि जो ग्राफ बन रहा है दैट इज़ द ग्राफ फॉर्म्ड ड्यू टू द इक्वेशन गिवन इन फ्रंट ऑफ यू। आपके सामने जो भी इक्वेशन दे रखा होगा उस इक्वेशन का इस्तेमाल करके आप क्या कर रहे हो? उसका एक ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हो, ग्राफ पे प्लॉट कर रहे हो, तो उससे एक आपको कुछ किसी तरीके का पर्टिकुलर कर्व निकल के आ रहा है। तो दैट शोज कि हर एक एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिकल इक्वेशन, उसका एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी है। वो एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ शेप को फॉर्म करती है, और उससे आप आगे का जो इंटरप्रिटेशन है वो निकाल सकते हो। हम ग्राफ क्यों बनाते हैं? ताकि हम उसकी टेंडेंसी को समझ सकें कि हाँ वो किस तरह की चीज़ है, वो एक दूसरे पे किस तरीके से डिपेंडेंट है ना। ग्राफ बनाने का वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट रीज़न होता है हमारा। So this is how the polynomial, when written in algebraic form and when plotted on geometrical plane, are related. I hope that is clear. The next topic is geometrical meaning of the zeros of the polynomial.
जीरो या जीरोस, है ना, अगर एक जीरो है तो जीरो और ज़्यादा है तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सिंपली क्या करते हैं, पहले पॉलिनोमियल लिखते हैं, y इज इक्वल टू 3x प्लस -2 लिखता हूँ और मैं एक कोऑर्डिनेट्स एक्सिस बना लेता हूँ। जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, यहाँ पे तो लीनियर इक्वेशन है तो इसका एक ही जीरो होगा, हमने पहले इसको देख रखा है। अच्छा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या है हमारा 3x - 2, तो इसका जीरो मतलब कि इसकी वैल्यू, इस पर्टिकुलर चीज की वैल्यू जीरो कहाँ पे होगी। तो हम क्या करके देखेंगे, जिसकी वैल्यू हमें ज़ीरो चाहिए, हम उस चीज़ को, यानी कि ये जो हमारे सामने 3x - 2 दे रखा है, इस चीज़ को ज़ीरो के बराबर करेंगे। ये ऑलरेडी किसके बराबर है, y के बराबर है, मतलब y की जगह हम ज़ीरो रख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी पॉलिनोमियल हमारे सामने दे रखा है उसमें आने वाला वेरिएबल, वो वैल्यू जिसके लिए वो पूरा ज़ीरो हो जाएगा, मतलब क्या हुआ कि वो जो y एक्सिस है उसको इंटरसेक्ट कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा, इंटरसेक्ट। फॉर एग्जाम्पल 3x - 2 इज इक्वल टू ज़ीरो, इससे आप क्या निकाल पाओगे, इससे आप निकाल पाओगे x इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, 2/3 मतलब कि x इज इक्वल टू 2/3 मान लेते हैं कि यहाँ पे कहीं आ रहा है, तो इस जगह पे इसका जो भी ग्राफ बनेगा, y इज इक्वल टू 3x - 2 का जो भी ग्राफ, क्योंकि ये लीनियर है तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, तो वो स्ट्रेट लाइन चाहे जैसा भी हो, चाहे वो इस तरीके का हो, इस तरीके का, कैसा भी हो, है ना, वो इस पॉइंट से पास करेगा। ये जो हमने पॉइंट बना रखा है ना, यहाँ से पास करेगा। क्यों पास करेगा, क्योंकि उस पॉइंट पे जो वैल्यू है ना, x की इस वैल्यू के लिए जो y है वो ज़ीरो आ रहा है। y क्या है हमारा, दूसरा जो यूनिट है, दूसरा जो कोऑर्डिनेट है, वो उसकी बात कर रहे हैं ना, वहाँ पे a दे रखा होता तो हम बेसिकली a को y एक्सिस पर दिखा रहे होते, तो उस a की वैल्यू ज़ीरो है, मतलब y एक्सिस की वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, मतलब वो ज़ीरो पे है। आई होप दैट इज क्लियर। तो मतलब x इज इक्वल टू 2/3 पे y इज इक्वल टू 3x - 2 का जो ग्राफ है वो x एक्सिस को टच कर रहा है, मतलब कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ये 2/3 हो गया, तो 2/3 पे ग्राफ विल इंटरसेक्ट द y एक्सिस। मैं इसी को रिवर्स करके समझाऊं कि अगर मेरे पास एक इक्वेशन है x इज इक्वल टू 3y - 2, तो अभी मेरा पॉलिनोमियल हो गया y में 3y - 2, तो इसका मतलब क्या हुआ, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2/3 ही होगा, अभी भी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2/3 होगा, बट वो वैल्यू होगी y की। तो इसका मतलब कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन का, यानी कि x इज इक्वल टू 3y - 2 का, इस पर्टिकुलर इक्वेशन का जो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होगा वो होगा 2/3 फॉर द वैल्यू y विच विल इंटरसेक्ट द y एक्सिस, क्योंकि x की वैल्यू जीरो होगी। आई होप दैट इज क्लियर। तो दिस इज how you get to know the geometrical meaning of the zero of the polynomial, है ना। इसको सिंपल सरल भाषा में समझाऊं तो अगर आपका इक्वेशन x में है तो x की वो वैल्यू जहां पे पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो रहा है, उस वैल्यू को या उस वैल्यू पे आपका ग्राफ x एक्सिस को टच करेगा या कट करेगा। जैसे ये मैंने जो बना रखा है यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस, अगर मान लेते हैं कि ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है, तो इस जगह पे टच किया ना, मतलब ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। मान लेते ग्राफ ऐसा बन रहा है, तो इन दो जगहों पे कट किया ना, तो ये दो जीरोज हों। मान लेते हैं कि ग्राफ हमारा ऐसा कुछ बन रहा है, एक सेकेंड,
कितनी जगह काट रहा है, 1 2 3 4 5, तो इसके 5 जीरोज होंगे। तो उसके आपको आइडिया लगा लेना है कि क्या करना है ना, कि जिस एक्सिस को काट रहा है उस एक्सिस पे जिस वेरिएबल को हम रिप्रेजेंट करेंगे उस वेरिएबल में ही इक्वेशन होना चाहिए। मेरा मतलब क्या है, मैं इसको दूसरे ग्राफ से समझाता हूँ। ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। अगर मैं एक्स एक्सिस पे एक्स की वैल्यूज़ को दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, एक्स एक्सिस पे एक्स की वैल्यूज़ को दिखा रहा हूँ और उसका ग्राफ ऐसा है, ठीक है ना, तो अगर मेरा इक्वेशन एक्स में है तो उसके 5 जीरोज होंगे। अगर मेरा वही इक्वेशन इसी ग्राफ के लिए वाई में है तो उसके जीरोज एक भी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वाई एक्सिस पे उसको ना टच कर रही है ये ग्राफ, ना उसको इंटरसेक्ट कर रही है ना। तो आपका पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ एक्स है तो आपको एक्स एक्सिस चेक करना है। अगर फंक्शन ऑफ वाई है तो आपको वाई एक्सिस चेक करना है। ठीक बा, कोई दिक्कत? तो ये है आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द zeros ऑफ द polynomial. The next topic is relationship between the zeros and the coefficient of the polynomial. एक लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। इसका जीरोस क्या होगा? x इज इक्वल टू माइनस बी बाई, सिंपल था तो डायरेक्टली निकाल दिया। क्वाड्रेटिक होता तो उसका इक्वेशन कुछ ऐसा होता, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें, जीरोस उतने ही होंगे number of zeros is equal to degree of polynomial। तो यहाँ पे मेरा इक्वेशन लीनियर था, डिग्री 1 थी तो एक ही ज़ीरो आया। यहाँ पे मेरा 2 है तो यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ आएंगे, है ना। उन 2 ज़ीरोज़ को मैं नाम दे देता हूँ अल्फ़ा और बीटा। अब हमें रिलेशनशिप देखना है इन ज़ीरोज़ के बीच में और जो कॉफिशेंट्स है पॉलिनोमियल के, जैसे ए बी और सी, उनके बीच में कॉफिशेंट्स एंड द कांस्टेंट टर्म जो भी। एक एक छोटा सा कंसेप्ट और है ना, कि मेरे सामने मान लो ना कि 3 चीज़ें हैं, ए बी सी। मेरे को इसको सम करना है तो कैसे करूँ? सिंपल जो सम है आप एक बार में एक एक करके ऐड कर, तो दिस इज 1 एट ए टाइम। अगर मेरे को एक साथ में दो दो चीज चाहिए तो दैट विल बी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और ये हो गया 2 एट ए टाइम। और मेरे को 3 चीज एक साथ चाहिए तो ये हो गया ए बी सी। अब इसके अलावा कुछ और बचा नहीं तो बस उतना ही लिख के मैं छोड़ दूंगा, दैट विल बी 3 एट ए टाइम। जब आप जितनी चीज़ें हैं उतनी ही चीज़ें इकट्ठे लेके चलते हो, एक साथ लेके चलते हो। जैसे 3 चीज़ थी, 3 का सम करना था, 3 एट ए टाइम लेके चल रहे हैं,
तो ये सिंपली क्या बन जाता है, प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। तो दिस इज वन ऑफ द कॉन्सेप्ट दैट इज गोइंग टू बी यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। यहाँ पे हम इस चीज़ का इस्तेमाल करने वाले हैं। आप इसको नोट कर लो। तो रिलेशनशिप स्टैब्लिश हम कैसे करने वाले हैं कि जो जीरोज है ना, उनका हम सम कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे। वो जैसे यहाँ पे है क्वाड्रेटिक के केस में ना, क्वाड्रेटिक का केस लेके चल रहा हूँ, तो यहाँ पे दो जीरोज है, तो दो को सम कर रहा हूँ, तो अल्फा प्लस बीटा, वन एट ए टाइम किया तो, और टू एट ए टाइम किया तो अल्फा बीटा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा जब वन एट ए टाइम कर रहे हो ना, तो इसकी जो वैल्यू आती है, ये आती है मैक्सिमम जो पावर है ना, आपका जो मैक्सिमम पावर है वेरिएबल का, उससे एक कम अपॉन जो मैक्सिमम पावर है उसका कॉफिशेंट। तो जो एक कम था यानी कि वन पावर वाला, एक्स का कॉफिशेंट दैट इज बी अपॉन ए विद नेगेटिव साइन। और जो अल्फा बीटा है, टू एट ए टाइम कर रहे हैं, तो आप जितना एट ए टाइम कर रहे हो उतना आप पावर में से या डिग्री में से लेस करते जाओ, और उसका जो कॉफिशेंट है सिंपली वो लिख दो, सी अपॉन ए, दैट विल बी प्लस। सिमिलरली अगर मेरे पास एक क्यूबिक इक्वेशन दे रखा होगा, तो उसका जनरल फॉर्म क्या होगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू ज़ीरो। इसके कितने रूट्स होंगे, क्योंकि डिग्री तीन है तो तीन रूट्स होंगे, अल्फ़ा बीटा और गामा। यहाँ पे भी हम सम करेंगे तो क्या आएगा, वन एट ए टाइम करेंगे तो, वन एट ए टाइम करेंगे तो सिंपली अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। वन एट ए टाइम कर रहे हैं तो डिग्री में से वन लेस कर दो, यानी कि पावर टू, टू वाले का कॉफिशेंट बी, बी अपॉन ए विथ अ माइनस साइन। फिर दो दो करके करेंगे तो अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, अल्फ़ा गामा। ये क्या हो जाएगा, टू एट ए टाइम किया तो पावर में से टू माइनस कर दीजिए, यानी कि डिग्री पावर थ्री थी मैक्सिमम, डिग्री थ्री थी तो टू माइनस कर देंगे तो वन, वन पावर वाला कौन है, एक्स, उसका कोएफिशिएंट क्या है, सी, तो सी अपॉन ए, ये पॉजिटिव साइन के साथ। फिर थ्री एट ए टाइम करेंगे तो अल्फ़ा बीटा एंड गामा, सिंपली ये प्रोडक्ट भी हो जाएगा। तो थ्री पावर मतलब आप डिग्री में से थ्री माइनस कर दो, थ्री माइनस थ्री ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो पावर वाला कांस्टेंट टर्म, तो दैट इज नथिंग बट सिंपली डी अपॉन ए विद अ माइनस साइन, है ना। ये माइनस प्लस माइनस आप कैसे ध्यान में रखोगे, आप सिंपली लीनियर इक्वेशन को ध्यान में रखना, ए एक्स प्लस बी करना, जो एक्स आ रहा है वो क्या आ रहा है, माइनस बी बाई, तो ये सिंपली सम ऑफ जो रूट्स आएगा या सम ऑफ जो जीरोज आएगा वो क्या होगा, माइनस बी बाई ए होगा। तो ये आपका वन एट ए टाइम किया, तो वन एट ए टाइम में माइनस बी बाई ए यहाँ से आ रहा था, और उसी को हमने आगे बस सीक्वेंस, ये पैटर्न है बेसिकली, आप देखो इसके ऊपर हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। ये यहाँ पे कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, वो भी बताया जा सकता है, बट उसका रिलेवेंस है नहीं, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, है ना। आपको मेनली इंपॉर्टेंट काम ये होने वाला है कि आप इसको ध्यान में कैसे रखोगे। समरी निकालो तो क्या हो गया, समरी निकाले तो हमारा जो जीरोज है ना, अल्फा प्लस बीटा, दो ही इंपॉर्टेंट केस बनेगा, क्वाड्रेटिक का और क्यूबिक का। क्वाड्रेटिक में होगा अल्फा प्लस बीटा दैट इज माइनस बी बाई ए,
यानी कि सम ऑफ रूट्स अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बी बी सी बाई ए। सिमिलरली यहाँ वन एट ए टाइम लिख रहा हूँ तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी कि बी अपॉन ए माइनस के साथ, फिर टू एट ए टाइम कर रहा हूँ तो प्लस के साथ सी अपॉन ए, थ्री एट ए टाइम कर रहा हूँ तो माइनस के साथ डी अपॉन ए। This is how you have to remember. I hope that is clear. So the first question is form a quadratic equation whose roots are 2 and 3. तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसके कि रूट्स क्या हैं, 2 और 3। अच्छा, तो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या क्या हैं? 2 और -3। आप इसका क्या करो, दो तरीके से बना सकते हो। मैं पहले या तो मैं ए बी सी की वैल्यू निकाल लूँ या तो कुछ और तरीका लगा। सिंपल तो लग रहा है कि ए बी सी की वैल्यू निकाल ली जाए, तो चलो प्रयास करते हैं कि कैसे हो। अच्छा, मेरे पास रूट्स पता है तो मेरे को इसका सम पता हो जाएगा। सम ऑफ रूट्स विल 2 and plus of -3 that gives out you -1 and product will be 2 into -3 यानी कि -6। दोनों केस में क्या है, डिनोमिनेटर आपका 1 दिखे ना दिखे वो पता तो चल रहा है। हम जानते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट से कि जो सम ऑफ रूट्स होता है या सम ऑफ जीरोज होता है वो होता है -b/a और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है वो होता है +c/a। नीचे दोनों केस में सेम है तो इसका मतलब a की जो वैल्यू है वो 1 है। यहाँ पे इसको कंपेयर करते हैं, ये -1 इधर -b के बराबर है तो इससे ये पता चल गया कि b की जो वैल्यू है वो भी 1 है। और -6 ये +c के बराबर है तो इससे ये पता चल गया कि जो c की वैल्यू है वो -6 है। आप इसको डायरेक्टली यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लो तो a की जगह पे 1 रखेंगे तो 1x² प्लस 1x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सिंपली क्या बन गया, x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, मैंने बोला कि इसको एक और तरीके से बना सकते हैं, चलो इसको नोट कर लो। हाँ, इसको एक और तरीके से कैसे बना सकते हैं कि अगर मेरे पास रूट्स हैं इसके 2 और 3, मतलब कि x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -3 आर द टू सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। जो भी इक्वेशन हो उसका सॉल्यूशन हमारा यही आएगा, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -3। यानी कि सिंपली वो कुछ ऐसा रहा होगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आप इसको दोनों को मल्टीप्लाई करके x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 करके सॉल्व करोगे तो ये कुछ आएगा x² माइनस 2x प्लस 3x minus 6 is equal to 0, which in turn will give you x² plus x minus 6 is equal to 0। सेम आया जो हमने पहले निकाला था। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो।
मैंने इसको रिवर्स करके आपको बताया तो आपको ये चीज़ शायद एक पल को डाउट क्रिएट करे, है ना। इसको समझते कुछ ऐसे कि आपके सामने एक इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। आपको इसका रूट्स फाइंड करना है, आपको इसके जीरोस फाइंड करने हैं। क्या करोगे आप इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाओगे और सिंपली एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो करोगे। फिर x कॉमन लोगे, ये आएगा x माइनस टू प्लस थ्री कॉमन लोगे, x माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। फिर इन दोनों टर्म्स में से आप x माइनस टू कॉमन ले लोगे, इंटू एक्स प्लस थ्री बच जाएगा विच विल बी इक्वल टू ज़ीरो। क्योंकि हम ज़ीरो करना है तो या तो ये ज़ीरो होना चाहिए या तो ये ज़ीरो होना चाहिए। अगर ये ज़ीरो होगा तो x की वैल्यू टू आ जाएगी, अगर ये ज़ीरो होगा तो x की वैल्यू थ्री माइनस थ्री आ जाएगी। तो हमारे सामने बस ये जो आप करते, जो आपकी क्लैरिटी है और ये जो आपने किया है, ये बस इसका रेसिप्रोकल है। जस्ट इसका रिवर्स है, रेसिप्रोकल नहीं है, रिवर्स प्रोसेस है। कि हमारे पास इक्वेशन दे रखा है तो रूट्स निकालना आता है अगर हमें, तो हमारे को अगर रूट्स दे रखा है तो उसका इक्वेशन बनाना भी आना चाहिए। बस प्रोसेस क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। अब बाकी जैसे भी बनाना हो, आप पहले वाले मेथड से बनाना चाहते हैं वैसे भी बना सकते हैं, ऐसे बनाना चाहते हैं तो वैसे भी बना सकते हैं। इसी में जो सेकंड क्वेश्चन है कि वो क्या है कि अब हमारा जो सम ऑफ रूट्स है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो टू और माइनस थ्री है। मतलब कि इक्वेशन है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका रूट्स क्या है तो वो हमें नहीं पता, तो हम मान ले रहे हैं कि अल्फ़ा और बीटा है। पर हमें पता क्या है कि हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो टू है और अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो माइनस थ्री है। और हमने जितनी पढ़ाई करी उसके अकॉर्डिंगली हम ये जानते हैं कि सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है सी बाई ए प्लस में। अगर कंपेयर किया जाए तो माइनस बी बाई ए इज़ टू अपॉन वन एंड प्लस सी बाई ए इज़ माइनस थ्री अपॉन वन। इससे आपको पता चल गया कि ए की वैल्यू वन है, बी की वैल्यू माइनस टू है और सी की वैल्यू माइनस थ्री है। आप इसको पुट करेंगे तो आपका क्या इक्वेशन बनेगा, वन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो और सिंपली एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। टू और माइनस थ्री यही दो वैल्यूज़ दे रखी हैं दोनों केस में, लेकिन दोनों केस में हमारा इक्वेशन अलग अलग होता है। तो आपके सामने जब क्वेश्चन आए तो आप ध्यान से पढ़ना कि आपको जो दिया गया है वो क्या है, वो एक्चुअली में रूट्स हैं या सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, है ना। क्योंकि उनके बेसिस पे क्वेश्चंस चेंज हो जाते हैं और उनका जो सॉल्यूशन आएगा, जो इक्वेशन आएगा वो भी डिफरेंट आएगा, अलग आएगा। आई होप दैट इज क्लियर। The next question is graphical representation of a quadratic equation and its interpretation. एक क्वेश्चन से ज़्यादा एक कंसेप्ट है जो मैंने अभी बताया था, बस उसी को थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे। एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का करना है और उसको समझना। तो मैंने तो पहली बात की बताया था कि आपका जो ग्राफ बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो पैराबोलिक बनता है, कुछ ऐसा, ठीक है। अब इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या हुआ, अगर मेरा इक्वेशन एक्स में है ना, इफ माई polynomial equation is in variable x and is represented on x-axis, तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग उसके जीरोज नहीं होंगे।
क्या होगा, उसके जीरोस नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे भाई? क्योंकि आप x की कोई भी वैल्यू रख लो, वो x एक्सिस को नहीं काट रहा है ना। उसको काटना चाहिए था x एक्सिस को। क्यों? क्योंकि x एक्सिस पे ही रिप्रेजेंट किया गया x वेरिएबल को, और इक्वेशन हमारा x में है, तो x एक्सिस को इंटरसेक्ट या टच करना चाहिए था, लेकिन नहीं कर रहा। अगर मान लेते हैं कि इक्वेशन हमारा कुछ ऐसा है, इसको केवल एक जगह टच कर रहा है, तो इस केस में 1 0 repeated 2 times, रिपीटेड ट्वाइस, 2 बार रिपीट होगा वही जीरो। क्यों? क्योंकि हम ये जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कितने होते हैं, जीरोस कितने होते हैं, जितनी इसकी डिग्री होती है। और क्वाड्रेटिक मतलब पावर 2 डिग्री 2, तो 2 डिग्री मतलब 2 रूट्स। और क्योंकि वो एक ही जगह टच कर रहा है, मतलब कि दोनों के दोनों जीरोस वहीं होंगे, दोनों के दोनों रूट्स वहीं होंगे जिस पॉइंट पे वो टच कर रहा है, यानी कि इधर, है ना। यहाँ पे इसके कोई जीरोस नहीं हो रहा है, रियल ऑब्वियस सी बात है। और जो थर्ड है वो कुछ ऐसा है कि एक्स एक्सिस दो जगह काट रहा है, तो यहाँ पे टू डिस्टिंक्ट zeros will be there, ये will exist। ये सारे की सारे बात कब की है कि हमारा इक्वेशन x में है और उस वेरिएबल x को x एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, y पे नहीं कर रहा है। y पे करेंगे तो फिर हम ये देखेंगे कि y एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है ना, उस अकॉर्डिंग देखेंगे। तो पहले केस में और दूसरे केस में दोनों में 1 1 रूट्स होंगे, और तीसरे केस में एक भी रूट नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका जानना, देखना और समझना कि कौन सा वेरिएबल किस एक्सिस पे है और उस एक्सिस को कितनी बार वो ग्राफ कट कर रही है। जितनी बार कट करेगी या जितनी बार टच करेगी उतने जीरोस होंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम द चैप्टर पॉलिनोमियल। अब इसके बाद हमारा लास्ट वही मास्टरमाइंड क्वेस्ट है, जिसे सॉल्व करने वाले कुछ बच्चों को मैं सरप्राइज गिफ्ट देने वाला हूँ। So let's see who gets it done. That's it from the chapter 2 polynomial. Thank you.